बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18th सेंचुरी के एक कभी ना भूले जाने वाले पोइट अलेक्जेंडर पोप की लाइफ का सबसे शानदार वर्क, उनकी मोक एपिक पोइम रेप ऑफ द लॉक को आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कंप्लीट बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर, समरी, सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स एंड मच मोर। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपकी एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होने वाली है इस टॉपिक पर। तो आराम से जब फ्री हों तब बैठकर देखिएगा और साथ में जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स और करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे उनको कहीं ना कहीं साथ साथ लिखते रहें अपने पास, ताकि आपको यही वीडियो या इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना रहे। अब सबसे पहले इस पोइम के नाम को लेके जो कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर रेप के वर्ड को उस सेंस में यूज़ नहीं किया गया जो नॉर्मली समझा जाता है। पोप के टाइम पे रेप के वर्ड को कई कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता था, मेनली जैसे कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छीन लेना बगैर सामने वाले की मर्ज़ी के। और फिर यहाँ पर लोक का मतलब है बालों की एक जुल्फ, एक कर्ली खूबसूरत जुल्फ, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के बालों की, जिसको ज़बरदस्ती काट लिया जाता है। तो इस सेंस में उस जुल्फ का, उस लोक का रेप किया जाता है। ये एक रियल इंसिडेंट है पोप की लाइफ का, जिसके हो जाने के बाद पोप के एक दोस्त ने उनको रेकमेंड किया कि यार आप इस इंसिडेंट पे ना कोई काम लिखें, कोई पोइम लिखें या वट एवर, कुछ होना चाहिए इस वाक़ये के ऊपर जो इसको ज़िंदा रखे। तो अपने उस दोस्त की सजेशन पर फिर पोप ने ये वर्क लिखा। अब इसको स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स पे ध्यान दीजिएगा। ये पोइम एक मोक एपिक है। अब मोक एपिक से पहले एपिक समझ लें क्या होता है। एपिक मतलब एक लंबी नैरेटिव पोइम जिसमें एक बहुत ही हीरोइक, एक बहुत ही बड़े ग्रैंड इंसिडेंट को डिस्कस किया जाता है। बड़े बड़े सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं एपिक में, जैसे कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट, उनका सबसे फेमस वर्क, वो एक एपिक पोइम है जिस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। तो अब मोक एपिक का क्या मतलब है? ये भी एक लंबी नैरेटिव पोइम होती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही छोटे से वाक्य को तंजिया तौर पर ऐसे बयान किया जाता है जैसे कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट गया हो, फरिश्ते उतर आए हों, क़यामत टूट पड़ी हो किसी पर। वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना। तो ये एक सेटायर, तंज होता है उस छोटे से वाक्य में मौजूद करैक्टर्स के ऊपर या उस सोसाइटी के ऊपर। और यहाँ पर भी पोप ने 18th सेंचुरी की अमीर अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ की सोच पर और उनके लाइफस्टाइल पर सेटायर किया है इस मोक एपिक में। इसको 5 कैंटोज में लिखा गया है। कैंटो का मतलब होता है किसी लंबी पोइम का एक चैप्टर, जैसे नोवेल के चैप्टर्स होते हैं ना, हर चैप्टर में नए नए कैरेक्टर्स आते हैं स्टोरी में। अब इसका बैकग्राउंड समझ लें। पोप ने पहले इसको 1712 में लिखा था, सिर्फ 2 कैंटोज में। फिर 2 साल बाद 1714 में पोप ने इसको एक्सपैंड करके दोबारा पब्लिश किया 5 कैंटोस के साथ। और फिर अगेन 1717 में इसको फिर से पब्लिश किया गया, इसमें मौजूद एक करैक्टर क्लैरिसा नाम की लड़की की एक स्पीच के साथ, जो स्पीच पहले 5 कैंटोस में मौजूद नहीं थी। क्लैरिसा का करैक्टर मौजूद था लेकिन उसकी ये स्पीच बाद में ऐड की गई इस 1717 वाले वर्जन में। इस मोक एपिक पोइम को अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया है, जो पोप के ज़माने में लिखी और बोली जाती थी। ये आज की मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, वर्ड्स और स्पेलिंग्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इजीली समझ आना शुरू हो जाती है। अब इसकी समरी शुरू करेंगे। कैंटो बाय कैंटो हम आगे मूव करेंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, और स्टोरी के साथ साथ हर नए करैक्टर के साथ आपका इंट्रोडक्शन होता रहेगा। स्टोरी बहुत मज़ेदार है, अभी आपको सारी याद हो जाएगी, लेकिन साथ साथ करैक्टर्स जो आते जाएंगे उनको अपने पास लिखते रहें कहीं ना कहीं लाजमी, ताकि आपको याद रहे। अब शुरू करते हैं कैंटो नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले किसी भी एपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रूल होता है। राइटर मूसिस को इन्वोक करता है। मूस मतलब एक देवी बोल सकते हो आप,
ग्रीक मैथडोलॉजी में 9 मूसेस, 9 गोडेस मानी जाती थीं जो अलग अलग आर्ट और नॉलेज की पावर रखती थीं। तो हर एपिक, जैसे कि होमर की लिखी इलियड या वर्जील की लिखी एनियड का स्टार्ट भी पोइट किसी एक स्पेसिफिक मूस को इन्वोक करके, मतलब उससे मदद मांग के करता है। ये एक तरह की दुआ होती है उस देवी से कि मुझे इल्म दो, ताकत दो कि मैं इतनी बड़ी कहानी को ठीक से लिख पाऊँ। तो रेप ऑफ द लॉक के स्टार्ट में भी पोप मूस को इन्वोक करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये एक एपिक नहीं मोक एपिक था, तो मूसिस की इन्वोकेशन भी एक मोक स्टाइल में ही लिखी गई है। जैसे कि वो कहते हैं, आई सिंग दिस वर्स टू कार्ल, मूस इज ड्यू। मतलब एक एपिक पोइम की तरह मैं ये गाता हूँ, लेकिन ये पोइम मेरे दोस्त जॉन कार्ल के नाम है। जॉन कार्ल पोप के वही दोस्त हैं जिन्होंने इस वाक़ये के बाद पोप को इस पर लिखने का सजेशन दिया था। पोप यहाँ ये भी लिखते हैं, स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज। मतलब टॉपिक छोटा है लेकिन तारीफ जो मैं करूँगा वो बहुत बड़ी होगी। अब कैंटो नंबर 1 की स्टोरी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त है। लंदन की अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की एक खूबसूरत लड़की बेलिंडा अपने सॉफ्ट बिस्तर पर अभी तक सो रही है। बाहर सूरज की रोशनी चमक रही है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन बेलिंडा ख्वाबों की दुनिया में है। ये हीरोइन है इस स्टोरी की। पोइम में इसका नाम बेलिंडा रखा गया है, लेकिन पोप की लाइफ में जो रियल इंसिडेंट हुआ था उसमें इस लड़की का नाम एराबेल फर्मर था। अब क्योंकि ये पोइम एक सेटायर है, तो ऑब्वियसली पोप डायरेक्ट रियल नेम्स यूज़ नहीं करना चाहते थे ताकि इंसल्टिंग ना लगे। अब इसी वक्त बेलिंडा ख्वाब में एक रोशन सी शक्ल देखती है। ये शक्ल है एक हवाई स्पिरिट की, एक गार्डियन एंजल, एक फरिश्ता जिसका नाम एरियल है। ये असल में एक सिल्फ है, यानी एक हवा का फरिश्ता जो बेलिंडा की हिफाजत के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा कि पोप ने बिल्कुल एक एपिक की तरह इस स्टोरी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ किया है ताकि इंसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड और हेरोइक बनाकर फिर उस पर सेटायर किया जाए। अब एरियल ख्वाब में बेलिंडा से कहता है, हम एरी स्पिरिट्स तुम जैसी खूबसूरत और नोबल लड़कियों के आसपास रहते हैं। हमारी ड्यूटी है कि तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करें। लेकिन सुनो बेलिंडा, आज तुम्हारे लिए एक हिडन डेंजर है। कुछ बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या होगा, मगर तुम्हारी इज्जत के खिलाफ कुछ ज़रूर होने वाला है। अब बेलिंडा ने ये ख्वाब सुना और फिर उसकी आंख खुल गई। बेलिंडा के साथ उसका लैप डॉग जिसका नाम शोक है वो भी उठ जाता है। उसके बेड के पास ही कहीं पड़ा सो रहा होता है ये, और पोप ने इसको बहुत ही फ़नी अंदाज में इस तरीके से बयान करने की कोशिश की है कि उस वक्त अमीरों के कुत्ते भी आराम से उनके साथ दिन के 12 बजे ही उठते थे। अब वो उठती है, अपनी सुबह की तैयारियां शुरू करती है। आज वो काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज उसको एक पार्टी में जाना है। अब इस एक्साइटमेंट में उसको वो ख्वाब भी ठीक से याद नहीं रहता कि एरियल ने क्या कहा था उसे। इस वक्त उसकी एक मेड उसको रेडी कर रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यह है कि बेलिंडा अकेली नहीं है। उसके आसपास पूरी एक आर्मी ऑफ सिल्फ्स है। छोटी छोटी एरी स्पिरिट्स, इनविजिबल ना नज़र आने वाले फरिश्ते उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं उसके आसपास। हर एक की अलग अलग ड्यूटी है। कोई उसके बालों की हिफाजत कर रहा है, कोई उसकी लिपस्टिक और मेकअप पे नज़र रखता है, कोई उसके ड्रेस और गाउन को संभाल रहा है, और एरियल खुद बेलिंडा का चीफ गार्डियन एंजल है। पोप इस मूवमेंट को बहुत ही मजाकी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे किसी एपिक हीरो की सुबह हो, बैटल के लिए तैयारी हो रही हो और उसकी आर्मी उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। लेकिन यहाँ बेलिंडा की बैटल के वेपन्स हैं लिपस्टिक, पाउडर, कॉम्स और ज्वेलरी। उसका मेकअप करना और तैयार होना एक तरह का सैक्रेड रिचुअल दिखाया गया है, जैसे कोई सोल्जर अपना आर्मर पहन रहा हो किसी बड़ी जंग पे जाने के लिए। अब इसी ग्लैमर और चार्म के साथ कैंटो 1 का एंड होता है। बेलिंडा रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत और चमकती हुई, अपनी सोसाइटी के दिन का सामना करने के लिए।
लेकिन हमें पता है एरियल ने कहा था उसके आसपास एक डेंजर मंडरा रहा है, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। अब मूव करते हैं कैंटो नंबर 2 की तरफ। सीन खुलता है सुबह के वक्त, थेम्स रिवर के ऊपर एक शानदार बोट चल रही है। बेलिंडा उस बोट पर बैठी है और उसके आसपास और भी फैशनेबल लोग हैं जो रॉयल सोसाइटी के यंग मैन और लेडीज़ हैं। ये सब लोग हैम्पटन कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, एक रॉयल पैलेस जहाँ कोर्टली गैदरिंग्स होती हैं, गेम्स खेली जाती हैं और पार्टीज़ होती हैं। बेलिंडा की खूबसूरती ऐसी है कि हर आंख उस पर टिकी हुई है। उसके चेहरे पर नूर है, उसकी ड्रेस बहुत शानदार है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबको अपनी तरफ खींचती है वो हैं उसके बालों में दो चमकदार कर्ल्स जिन्हें पोप ब्राइट लॉक्स कहते हैं। बेलिंडा के ये कर्ल्स सिर्फ उसके बाल नहीं बल्कि उसकी ब्यूटी का एक क्राउन लगते हैं और हम जानते हैं कि यही कर्ल्स कहानी का सेंटर भी बनने वाले हैं। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक और करैक्टर, दी बैरन। इस करैक्टर का रियल इंसिडेंट में असली नाम लॉर्ड पीटर था, कहानी में इसको बैरन बोला गया है। बैरन ने बेलिंडा के कर्ल्स देखे और दिल ही दिल में डिसाइड कर लिया कि वो इनमें से एक कर्ल को अपनी ट्रॉफी बनाएगा, मतलब किसी तरह चुरा लेगा, खींच लेगा इसका एक कर्ल। वो इतना पसंद आ जाता है उसे। अब ये इस पोइम का मेन मिशन है। देख रहे हो कितना सीरियस और मुश्किल मिशन रखा गया है इस एपिक में। अब ओब्वियसली सीधा सीधा बाल काटना तो कोई हीरोइक काम नहीं लगता, लेकिन पोप इस छोटी सी चीज को एक मोक एपिक एडवेंचर बना देते हैं। बैरोन अपना दिल मजबूत करता है और खुद से कसम खाता है कि चाहे जो भी हो जाए बेलिंडा के कर्ल्स में से एक तो उसके पास होगा ही होगा। दूसरी तरफ बेलिंडा अपने ख्यालों में है, शौक मिजाज और अपनी ब्यूटी से भी ज़्यादा इंजॉय कर रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसके आसपास एक इनविजिबल आर्मी है, सिल्फ्स की आर्मी, जिसका चीफ हम जानते हैं एरियल है। एरियल अपनी आर्मी को ड्यूटीज़ असाइन करता है कि कोई उसके गाउन को गार्ड करेगा, कोई उसकी एयरिंग्स की हिफाजत करेगा, कोई उसके फ़ैन के आसपास रहेगा और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन उसके कर्ल्स को मिलेगी, क्योंकि यही उसकी इज्जत और चाम का मरकज़ है इस वक्त। हालांकि अभी एरियल को भी नहीं पता कि इन्हीं पे हमला होने वाला है, लेकिन एरियल इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिलवाता है क्योंकि ये उसकी ब्यूटी का एक ताज लग रहे हैं इस वक्त। अब यहाँ पर ना एक्चुअली एक टेंशन बिल्डअप हुई हुई है, एरियल के अंदर भी, बाकी सिल्फ्स के अंदर भी, जिसका अभी बेलिंडा को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। एक तरफ बेलिंडा के ग्लोरियस कर्ल्स चमक रहे हैं और दूसरी तरफ बैरन की प्लानिंग, जिसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है कि यार किसी तरह मैंने इस कर्ल को काट लेना है। अब पोप इस टेंशन को एक ग्रैंड वॉर की तैयारी की तरह बिल्ड करते हैं यहाँ पे। पूरा कैंटो 2 इसी सस्पेंस में ख़त्म होता है। बेलिंडा बोट में थेम्स रिवर पर अपनी चमक से सबको अपने जादू में ले रही है। बैरन अपनी चाल की प्लानिंग में लगा है और सिर्फ अनसीन आर्मी की तरह हर चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मगर ये तूफान से पहले आने वाली खामोशी है, असली ड्रामा अगले कैंटो में होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं कैंटो नंबर 3। सीन खुलता है हैम्पटन कोर्ट के लॉन पर। सब फैशनेबल लेडीज़ और नोबल मैन वहाँ मौजूद हैं। हर तरफ लाफ्टर, गोसिप और एक एलिगेंट सोसाइटी का शोर है। ये वो वर्ल्ड है जहाँ ब्यूटी, फ्लर्टेशन और स्मॉल टॉक्स को सबसे बड़ा काम समझा जाता है। बेलिंडा अपनी ग्लैमरस प्रेजेंस के साथ सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि उसके कर्ल्स सिर्फ उसके बाल नहीं, पोप उन्हें सिंबलाइज करते हैं फीमेल वैनिटी और फेमिनिन प्राइड की तरह। इस कैंटो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, बेलिंडा और उसके फ्रेंड्स एक कार्ड गेम खेलते हैं जो उस वक्त एरिस्टोक्रेट्स के लिए एक फैशनेबल इंटरटेनमेंट था। इस गेम का नाम है ओम्बर, एक स्पेनिश कार्ड गेम। पोप इस छोटी सी गेम को इतना ग्रैंड और एपिक बनाते हैं जैसे कोई ट्रोजन वॉर चल रही हो। हर कार्ड को एक सोल्जर की तरह डिस्क्राइब किया गया है और बेलिंडा को एक हीरोइक जनरल की तरह अपने कार्ड्स के ज़रिए दुश्मन को हराता हुआ दिखाया गया है। ये मोक एपिक का बड़ा ब्रिलियंट सीन है जहाँ छोटी सी गेम को भी होमर की एपिक वॉर्स जैसी शान दी गई है। बैरन भी गेम में एंटर होता है बेलिंडा के साथ। शुरू में उसके कार्ड्स काफ़ी भारी होते हैं बेलिंडा पर, लेकिन फाइनली बेलिंडा उसको हरा भी देती है गेम में। दोस्तों, इस वक्त सिल्फ्स की आर्मी भी पूरी तरह से एक्टिव है।
एरियल यहाँ फिर से एक गार्डियन एंजल की तरह कोशिश करता रहता है कि अगेन बेलिंडा के माइंड में किसी तरह से घुस जाए और उसको अपनी वार्निंग के बारे में याद दिलवाए कि बच के रहना, तुम्हारे इर्द गिर्द एक खतरा है और वो खतरा स्पेशली तुम्हें मर्दों से हो सकता है। अब एरियल के साथ और भी जो छोटे छोटे सिल्फ्स हैं, इनमें से कुछ के नेम्स भी पोप ने बताए हैं हमें, जैसे कि मोमेंटिला जो उसकी वॉच को गार्ड कर रहा होता है, ब्रिलियंट बेलिंडा के इयररिंग्स और जेम्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और क्रिस्पिसा उसके शाइनिंग लॉक्स को गार्ड कर रही है। और फिर एरियल के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो इन सब का चीफ है, बेलिंडा की सोल और उसकी पूरी चेस्टिटी का रखवाला। यहाँ पर एक और प्रोमिनेंट सिल्फ भी है एम्ब्रियल के नाम से। उसका रोल ज़्यादा अगले कैंटो में आता है, लेकिन यहाँ उसकी प्रेजेंस की हिंट दी जाती है हमें। अब हर एक सिल्फ एक सिंबॉलिक ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन फिर एक ट्विस्ट होता है यहाँ पे। एरियल बेलिंडा के दिल की हालत से जब वाकिफ होता है तो शॉक हो जाता है। उसे अंदाज़ा होता है कि बेलिंडा के दिल में कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, कुछ छुपी हुई विशेस जो उसकी चैस्टिटी, मतलब उसकी पाकीज़गी को कमज़ोर करती हैं। मतलब बेलिंडा के अंदर भी फ्लर्टेशन और वैनिटी का वो एलिमेंट है जिससे एरियल अपनी पूरी आर्मी के बावजूद भी बेलिंडा को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो बेलिंडा के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि एरियल एकदम से रिट्रीट कर जाता है, पीछे हट जाता है। वो समझ लेता है कि अब डेस्टिनी अपना काम करके रहेगी। ये एक बड़ा सिंबॉलिक सीन है। पोप कहना चाहते हैं कि खुद आपके अंदर ही बुराई करने का एलिमेंट मौजूद हो तब कोई एंजल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता आपको। इनफैक्ट आपके अपने गार्डियन एंजल्स भी तब पीछे हट जाते हैं जब आपके अपने अंदर वो बुराई का एलिमेंट देख लेते हैं। अब नहीं वो आपको बचाते। अब इसी वक्त अपॉर्चुनिटी को पकड़ता है बैरन, जिसका लोक काटने का जुनून इस वक्त टॉप पे पहुंचा हुआ है। अब यहाँ कहानी में एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, क्लैरिसा का, कोर्ट की एक स्टाइलिश और ग्रेसफुल लेडी जिसके हाथ में उसका एक गोल्डन केस है। इस केस में उसने अपनी एक फाइन गोल्डन सीजर्स रखी हुई हैं। ये सीजर्स वो बैरन को देती है। अब क्लैरिसा ने ऐसा क्यों किया? शायद उसने उस वक्त इसको सिर्फ एक शरारत समझा या कोर्ट के फ़न का हिस्सा बनना चाहती थी। ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि सोसाइटी को सिर्फ फ़न चाहिए। आप पे क्या गुजर रही है या क्या गुजरेगी, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बैरन के हाथ में एक पेयर ऑफ सीजर्स है। पोप इसे एक एपिक वेपन की तरह डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कोई वॉरियर की तलवार। अब बाकी सिल्फ स्टिल उसके आसपास घूम रही हैं, उन सीजर्स को रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन सब फेल हो जाती हैं क्योंकि एरियल ने अपना गार्ड हटा लिया होता है। और फिर आता है एक ड्रामेटिक मूवमेंट, एक स्ट्राइक, और बैरन बेलिंडा के गोल्डन कर्ल को काट देता है। ये सीन इतना एग्जैजरेटेड है जैसे किसी ने किसी क्वीन का क्राउन छीन लिया हो। सब शॉक्ड हो जाते हैं, बेलिंडा चीख उठती है, ऐसे जैसे उसकी इज्जत का निशान उसके सर से उतर गया हो। अब कैंटो 3 यहाँ ख़त्म होता है एक क्लाइमैक्स के साथ। बेलिंडा का प्राइड ब्रेक हो चुका है, बैरन अपनी ट्रॉफी ले चुका है और सिल्फ्स डिफीट का सामना कर चुके हैं। अब मूव करते हैं कैंटो नंबर 4 पे। कैंटो 4 का सीन थोड़ा डार्क और ट्रेजिक है। ये एक तरह से एक पोज है स्टोरी में। बेलिंडा का एक लोक कट जाने के बाद उसके दिल में दुख, गुस्सा और शर्म सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब इस वक्त पोप कहानी में एंट्री करवाते हैं अम्ब्रियल की। अम्ब्रियल एक नेगेटिव और शैडोई स्पिरिट है, बिल्कुल एरियल का उल्टा वर्जन। जहाँ एरियल लाइट और प्योरिटी का गार्डियन है, वहीं एम्ब्रियल ग्लूम, जेलसी और नेगेटिविटी का सपोर्टर है। पोप दिखाते हैं कि अम्ब्रियल ये सब देखने के बाद सीधा निकल पड़ता है एक जर्नी पे और जाके पहुंचता है केव ऑफ स्प्लीन में, एक अंधेरा अजीब सा केव जहां हर तरह के ग्लूमी और डिप्रेस्ड इमोशन पर्सोनिफाइड बैठे होते हैं। इस केव की क्वीन है गॉडेस ऑफ स्प्लीन, जो हर औरत के अंदर के गुस्से, दुख और इनरैशनल मूड्स को कंट्रोल करती है। केव के अंदर हमें और भी इंटरेस्टिंग एलिगोरिकल फिगर्स मिलते हैं, जैसे इल नेचर और अफेक्टेशन। इल नेचर का मतलब है बुरी आदत जो अंदर की नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और अफेक्टेशन मतलब बनावटी अंदाज, फेक एक्टिंग, जहां औरतें अपनी फीलिंग्स को
ज़्यादा शो ऑफ कर रही होती हैं। ये दोनों फिगर्स एक सिंबॉलिक अंदाज में सोसाइटी के फ्लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अम्ब्रियल गॉडेस ऑफ स्प्लीन से गुजारिश करता है कि बेलिंडा को और ज़्यादा दुखी करने के लिए उसे कुछ टूल्स ऑफ सोरो दिए जाएं। गॉडेस उसे एक बैग फुल ऑफ साइज, सोब्स और कंप्लेंट्स वो देती है, और साथ में एक वायल फिल्ड विद फेंटिंग फिट्स एंड फियर्स थमा देती है। अम्ब्रियल इन मैजिकल चीज़ों को लेकर वापस आता है हैम्पटन कोर्ट में और बेलिंडा पर छोड़ देता है, जिससे बेलिंडा का गुस्सा, उदासी और डिस्ट्रेस और ज़्यादा गहरा हो जाता है। यहाँ पोइप दिखाते हैं कि वैनिटी और छोटी सी चीज़, एक लो को फेयर के कट जाने पर भी इंसान की इमोशंस और उस वक्त की सोसाइटी का रिएक्शन किस हद तक इंटेंस और इनरेशनल हो जाता था। अब इसी डार्क नोट पर कैंटो 4 ख़त्म होता है। ये एक तरह से कहानी में एक ब्रेक था, बेलिंडा के दुख और एम्ब्रियल के करैक्टर को एक ग्रैंड तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। फिर लास्ट कैंटो आता है हमारे पास, कैंटो नंबर 5, और ये वो जगह है जहाँ पोइम अपने क्लाइमैक्स और ड्रामा तक पहुँचती है। जैसे ही बेलिंडा का लोक कट जाता है, पूरी सोसाइटी में एक स्ट्रॉम जैसा रिएक्शन फैल जाता है। अब सिर्फ एक छोटी सी जुल्फ़ों की लट की बात नहीं है, ये अब ऑनर, प्राइड और ईगो की जंग बन चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं सोसाइटी के लोगों का रिएक्शन। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैदान जंग की घंटी बज गई हो। लेडीज और जेंटलमैन दोनों एक दूसरे पर तीर की तरह बातों के वार कर रहे हैं। पूरे हॉल का सीन एक मॉक एपिक बैटल बन जाता है। पोप ने यहाँ सोसाइटी के छोटे छोटे मसाइल को इस तरह दिखाया है जैसे कोई पुरानी एपिक जंगी दास्तान चल रही हो। अब यहाँ एक नया पावरफुल करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, थेलिस्ट्रिस के नाम से। ये असल में बेलिंडा की बेस्ट फ्रेंड है, जिसका रियल इंसिडेंट में नाम मिस मोर्ले माना जाता है, लेकिन पोप ने स्टोरी में उसे एक अमेज़न वॉरियर क्वीन का नाम दिया है। थेलिस्ट्रिस बेलिंडा के पास आती है, उसे इंस्पायर करती है कि चुप बैठना बेइज्जती है, तुझे अपना ओनर डिफेंड करना चाहिए। अब उसकी एनर्जी और स्टाइल ऐसे दिखाया गया है जैसे वो एक फीमेल वॉरियर हो जो बेलिंडा को लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रही हो। थेलिस्ट्रिस सिर्फ बेलिंडा को हाइप ही नहीं करती, बल्कि फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड सर प्लूम, जिनका रियल स्टोरी में नाम सर जॉर्ज ब्राउन माना जाता है, उसको भेजती है बैरन के पास कि जाकर उसे समझाए कि वो बेलिंडा का लोक वापस करे। लेकिन अब सर प्लूम एकदम एक स्टाइलिश शो ऑफ टाइप का बंदा है। उसका अपीयरेंस फुल फैशनेबल विग और एसेसरीज के साथ डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जब वो बोलता है तो सत्यानाश, एकदम शैलो और मीनिंगलेस लगता है। उसकी बात का बैरन पर कोई असर नहीं होता। बैरन साफ साफ कह देता है कि भाई जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, ये लोक नहीं तुम लोगों को मिलने वाला। वो अपनी हेरोइक विक्ट्री पर इतना प्राउड है कि वो कहता है कि मैं मरना पसंद कर लूँगा लेकिन लोक नहीं वापस करूँगा। अब यहाँ पर बेलिंडा के सब्र का पैमाना लबरेज होता है और अब वो खुद एक एपिक बैटल में उतरती है। एक तरफ लेडीज़ हैं और दूसरी तरफ जेंटलमैन। कार्ड्स, स्नफ बॉक्सेस, फैंस और विग्स तक एज वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। एक मॉक बैटल बन जाता है जो पूरे हाई सोसाइटी कल्चर का मजाक उड़ाता है। दोस्तों, इस फिफ्थ कैंटो के स्टार्ट में क्लैरिसा की स्पीच भी आती है। शुरू में आपको बताया था मैंने कि कैंटो 5 में पोप ने बाद में 1717 में क्लैरिसा की स्पीच भी ऐड की थी। जब ये सारा ड्रामा अपने अरूज पर होता है तो क्लैरिसा इंटरवीन करती है, सबको समझाने की कोशिश करती है। वो अपनी स्पीच में कुछ इस तरह के पॉइंट्स उठाती है जैसे कि ब्यूटी और चार्म एकदम ख़त्म हो जाने वाले हैं, रियल फेम और रिस्पेक्ट इंसान को विर्चू और गुड सेंस से मिलता है, ना कि सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी से। लेडीज़ को चाहिए कि वो सिर्फ अपने लुक्स पर रिलाई ना करें बल्कि विजडम और विर्चू पर भी ध्यान दें। मतलब इन शॉर्ट ये कि इसकी सारी स्पीच का एक थीम ये होता है कि सूरत से ज़्यादा सीरत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्लैरिसा की बात थ्योरेटिकली बिल्कुल सही तो होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। पूरा माहौल वैसा का वैसा ही रहता है। यानी क्लैरिसा की स्पीच एक कॉमिक रिलीफ का काम करती है और एक आयरोनिक टच देती है उस सोसाइटी में सीरियस बात की वैल्यू को। अब बेलिंडा हेरोइक स्टाइल में बैरन को कन्फ्रंट करती है, एक तरह से अटैक कर देती है उस पर। एक जगह पोप लिखते हैं कि बेलिंडा ने अपना हेयर पिन ऐसे उठाया जैसे कोई वॉरियर अपना स्पीयर उठाता है। वो बैरन को धमकाती है कि अगर लोक वापस ना किया तो वो और ज़्यादा ह्यूमिलिएशन करेगी। लेकिन सबको एक शौक तब लगता है जब लोक वहाँ पे मिलता ही नहीं।
वो इस सारी मार धार में कहीं गायब हो जाता है, बैरन से भी गुम जाता है। एंड में पोप कहते हैं कि लोक अब ज़मीन पर नहीं है बल्कि आसमान में एक स्टार बन चुका है, एक इमोर्टल ग्लोरी बन गया है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।